सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लोक ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर 10 के बारे में। अब ऑर्डर 10 हमारा डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। जब कोर्ट पार्टीज का एग्जामिनेशन करती है तो ऑर्डर 10 के प्रोविजंस को कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है। अब अगर आपने हमारी ऑर्डर 9 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। ऑर्डर 9 डील करता है अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी। मतलब अगर पार्टी इस कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं होती तो जो कोर्ट है वो क्या स्टेप लेती है, क्या एक्शन लेती है, ये ऑर्डर 9 के अंदर बता रखा है। तो इसका लिंक मैं अपनी आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए, वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद जाके आप ऑर्डर 10 देखिएगा। आप लाइन वाइज चलिएगा, ऑर्डर 9 के बाद ऑर्डर 10। तो ऑर्डर 10 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसका एक एक पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, हम बात करते हैं ऑर्डर 10 की प्रैक्टिकल लाइफ में कब जरूरत पड़ती है कोर्ट के अंदर। सबसे पहले अगर हमने इस चीज को जान लिया तो ऑर्डर 10 हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, सबसे पहले जो प्लेंटिफ होता है वो प्लेंट लेके जाता है कोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद जो उसकी प्लेंट है वो सूट बन जाती है और सूट इंस्टीट्यूट हो जाती है ऑर्डर 4 के अंदर। अब सूट इंस्टीट्यूट हो गई तो जो कोर्ट है वो समन भेजेगी डिफेंडेंट पार्टी को। ऑर्डर 5 के अंदर बता रखा है समन टू डिफेंडेंट, है ना। अब समन से भेज दिए तो उसके बाद जो डिफेंडेंट पार्टी है वो कोर्ट के अंदर अपीयर होकर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट लगाती है 30 दिनों के अंदर अंदर। ये सारी चीजें हमारी ऑर्डर 5 के अंदर बता रखी है। अब मान लीजिए प्लेंटिफ ने प्लेंट डाल ली, इंस्टीट्यूट हो गई सूट, डिफेंडेंट पार्टी भी आ गई, उसने अपना रिटर्न स्टेटमेंट भी लगा दिया, दोनों काम हो गए। तो अब जो कोर्ट है उसे तो एक्चुअली में पता नहीं कि क्या इन दोनों पार्टीज के बीच में विवाद है। उसके पास तो दो डॉक्यूमेंट्स है। कौन कौन से? एक तो हो गया प्लेंट जो प्लेंटिफ लगाता है प्लेंट इंस्टीट्यूट करवाते टाइम, एक हो गया रिटर्न स्टेटमेंट जो डिफेंडेंट अपने डिफेंस में लगाता है कोर्ट के अंदर। तो दो कोर्ट के पास तो दो डॉक्यूमेंट हो गए, दो कागज हो गए। अब प्लेंटिफ अपनी सारी बातें लिखता है प्लेंट के अंदर, जो डिफेंडेंट है वो अपनी सारी बातें लिखते हैं रिटन स्टेटमेंट के अंदर। अब कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है और इन दोनों के बीच में क्या मेन इश्यूज है? क्योंकि देखिए, जो भी पार्टी होती है वो अपने फेवर में ही बात लिखती है अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर। प्लेंटिफ है वो अपने फेवर में सारी बातें लिखेगा कि उसने मेरे से इतना पैसा लिया था, मैंने उसको इतना पैसा दिया था, उसने मुझे अभी तक लौटाया नहीं। अब जो डिफेंडेंट है वो अपनी फेवर में बात लिखेगा कि इसने मुझे कोई पैसा दिया ही नहीं, है ना। ऐसे ऐसे अपने दोनों एक दूसरे फेवर में लिखते हैं अपनी बातें। तो अब कोर्ट को ये परखना पड़ता है कि इन दोनों के बीच में मेन इशू क्या है, मेन विवाद क्या है। अगर उस मेन विवाद को कोर्ट सोल्व कर देती है तो बाकी के छोटे मोटे इशूज तो अपने आप ही सोल्व हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब कोर्ट को मेन इशू फाइंड करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है जो हमारा ऑर्डर 10 के अंदर बता रखा है सीपीसी में। देखिए दोस्तों, अब जो कोर्ट है वो सबसे पहले ये कहेगी कि वो एक एक एलिगेशन को उठाएगी जो प्लेंटिफ ने लगाया है और जो डिफेंडेंट ने अपनी डिफेंस में बोला है, उन एक एक पॉइंट को उठाएगी कोर्ट। अब उस एक एक पॉइंट को उठाने के बाद वो दोनों पार्टी से पूछेगी क्या आप इस बात पे एडमिट करते हैं, इस पॉइंट को एडमिट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अब जैसा जैसा पार्टी एक्सेप्ट करती जाएगी और रिजेक्ट करती जाएगी, जो कोर्ट है वो एक रिकॉर्ड बनाती रहेगी अपने पास एक लिखती रहेगी कि इस पार्टी ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया था, इस पार्ट को एडमिट कर दिया था। अब जो कोर्ट है उसके पास पूरा एक लिखत में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें पार्टीज मान रही है और क्या क्या चीजें पार्टीज रिजेक्ट कर रही है। तो जो काफी सारा मटेरियल था कोर्ट के पास, जो प्लेंट में लिखा होता, जो उसमें लिखा होता, जो डिफेंडेंट डालता है रिटर्न स्टेटमेंट, अब उन दोनों को मिक्स करके कोर्ट ने एक क्रिटिसाइज फॉर्म में लिया है ना। काफी सारे मटेरियल को छोटे से फॉर्म में लिया है कि ये पार्टीज ने बात एक्सेप्ट करी है, ये पार्टीज ने बात रिजेक्ट करी है। इससे जो कोर्ट का काम काफी आसान हो जाता है और उन्हें मेन इशू को फाइंड करने में बहुत आसानी हो जाती है कोर्ट को। तो दोस्तों, आप अपना बेयर खोल के मेरे साथ बैठे रहिए। अब हम इसका एक एक रूल डिस्कस करते हैं ऑर्डर 10 का। तो देखिए दोस्तों, अब इसके रूल 1 में हमें यह बता रखा है कि एसर्टेन करती है कोर्ट एलिगेशंस का, जो भी एलिगेशंस लगाई गई है एक दूसरे के ऊपर, अब उन एक एक एलिगेशंस को उठाती है कोर्ट और पूछती है पार्टी से क्या आप इस बात को एडमिट करते हैं या आप रिजेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए पार्टी एडमिट करे उन्हें या रिजेक्ट करे तो जो कोर्ट है उसे एक रिकॉर्ड की फॉर्म में लिखती रहती है अपने पास। ये हमारी बात रूल 1 के अंदर बता रखी है। अब रूल 1 के अंदर हमारे रूल 1A, 1B और 1C भी आ जाते हैं। अब हम एक एक रूल को उठाते हैं, इनके सब रूल को। अब रूल 1 सब क्लोज ए में बता रखा है कि मान लीजिए अगर कोर्ट ने अब एक रिकॉर्ड बना लिया अपने पास
कि ये चीज़ें पार्टी ने एडमिट करी है, ये चीज़ें पार्टी ने रिजेक्ट करी है। अब कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो ये डिस्प्यूट है ये आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल हो सकता है, मतलब इसमें हमें एडजुडिकेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट पार्टीज को डायरेक्शन दे देगी कि आप अपने केस को ले जाइए और कोई भी एडीआर का मेथड अडॉप्ट करके अपने केस को सोल्व करवा लीजिए। अब एडीआर क्या होता है? ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एडीआर का मतलब होता है कि बिना एडजुडिकेशन करवाए, मतलब बिना लिटिगेशन में जाए, अपने डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर ही सोल्व करवा लेना, कोर्ट रूम के बाहर अपने डिस्प्यूट को सोल्व करवा लेने को हम कहते हैं एडीआर। अब सेक्शन 89 जो सीपीसी का है वो बात करता है एडीआर की, कि बिना कोर्ट में जाए अपने डिस्प्यूट को सोल्व करवा लेना, ये सेक्शन 89 में बता रखा है। और उसके काफी सारे मेथड भी होते हैं, जैसा हम चले गए नेगोशिएशन में चले गए, मेडिएशन में चले गए, आर्बिट्रेशन में ले गए अपने मैटर को, या जो लोक अदालत जो कोर्ट ऑर्गेनाइज करवाता है हर साल, एक होती है परमानेंट लोक अदालत, एक होती है लोक अदालत। जो लोक अदालत है ये ऑर्गेनाइज होती है वेरियस लेवल्स पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे, इनफैक्ट तालुक लेवल पर भी ऑर्गेनाइज करवाई जाती है लोक अदालत। और एक होती है परमानेंट लोक अदालत जो मतलब हर 7 के 7 दिन काम करती है, ये होती है हमारी परमानेंट लोक अदालत। तो काफी सारे मेथड्स है अपने केस को बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटल करवाने के। तो रूल 1 सब क्लोज ए में बता रखा है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो ये डिस्प्यूट है ये कोर्ट के बाहर भी सेटल डाउन हो सकता है, तो कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है पार्टीज को कि आप अपने डिस्प्यूट को ले जाइए और बाहर जाके कोर्ट रूम के बाहर सोल्व करवाइए। साथ ही साथ अब इसके रूल 2 में बता दिया कि जो कोर्ट है वो एक डेट फिक्स कर देगी कि आपको इस डेट पे अपीयर होना है, जो भी हमारी कंसिलिएशन अथॉरिटी और फोरम होगी। अब कंसिलिएशन अथॉरिटी फोरम मतलब जो हमने अभी मेथड पढ़ा एडीआर के, उसमें ये हमारा आता है कंसिलिएशन पार्ट। अब जो कोर्ट है ये उसकी ड्यूटी है कि वो एक डेट फिक्स कर देगी कि आपको इस डेट पे इस जगह अपीयर होना है, और ये एक अथॉरिटी है जो कंसिलेशन अथॉरिटी है, ये आपके केस को सोल्व कर देगी। तो रूल 1 सब क्लोज ए में ये बता रखा है। अब रूल 1 सब क्लोज सी में क्या बता रखा है? इसमें बता रखा है कि अगर मान लीजिए कोर्ट ने कोई केस रेफर किया कंसिलेशन अथॉरिटी और फोरम के पास, अब आप चले गए वहां पे, अब मान लीजिए आपका केस वहां सोल्व नहीं हो पाता, या जो कंसिलेशन अथॉरिटी और फोरम है उसे ऐसा लगता है कि इस केस के अंदर अगर मैंने अपना डिसीजन दिया तो इनजस्टिस हो सकती है पार्टीज के साथ, तो जो कंसिलेशन अथॉरिटी और फोरम है वो वापस से ट्रांसफर कर देगी उस केस को कोर्ट के पास कि आप कोर्ट में जाइए और इस केस के अंदर तो लिटिगेशन होनी चाहिए अगर आपको जस्टिस चाहिए तो वो अथॉरिटी उस केस को ट्रांसफर कर देगी कोर्ट के पास। तो ये रूल 1 सब क्लोज सी में बता रखा है कि फिर पार्टीज को दोबारा अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, जो भी डेट फिक्स करेगी वो कंसिलेशन अथॉरिटी और फोरम। अब कंसिलेशन अथॉरिटी और फोरम एक डेट फिक्स कर देगी कि आपको इस डेट पर कोर्ट में दोबारा अपीयर होना है। अब आपका पूरा लिटिगेशन चलेगा और कोर्ट उसी तरीके से आपकी सूट को चलाएगी जैसे एक नॉर्मल सूट को चलाते हैं और नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती है जैसे एक सूट में। तो ये हो गया हमारा रूल 1 खत्म। अब हम बात करते हैं इसकी रूल 2 की। तो दोस्तों अब इसके रूल 2 में बता रखा है कि मान लीजिए जैसे हमने पढ़ा था कोई केस है वो कोर्ट के पास दोबारा से वापसी आ गया लौट के, जो हमारी कंसिलेशन अथॉरिटी और फोरम थी वो उसे सोल्व नहीं कर पाई, तो उन्होंने वापस से ट्रांसफर कर दिया कोर्ट के पास कि आप एजुडिकेशन करिए, इसके अंदर अपना एजुडिकेटिंग माइंड लगाइए और इस केस को सोल्व करिए। अब एक बात हमें यहाँ जाननी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी ये स्टेज होती है इसे हम फर्स्ट हियरिंग भी कहते हैं। मतलब एक तो हमारी डेट हो गई जिस टाइम जो डिफेंडेंट है वो अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है। अब मान लीजिए जो डिफेंडेंट है अपनी उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी, उसके बाद की जो भी डेट पड़ेगी उसे हम कहेंगे फर्स्ट हियरिंग। अब फर्स्ट हियरिंग काफी इंपॉर्टेंट डेट होती है, इसी डेट से डिसाइड होता है कि हमारे केस मतलब कोर्ट के अंदर चलेगा या हम किसी दूसरी अथॉरिटी के पास जाएंगे, मतलब एडीआर मेथड को अडॉप्ट करेंगे हम। कोर्ट इसी स्टेज पे डिसाइड करती है कि इसके अंदर लिटिगेशन चालू होगी या हम एडीआर मेथड के पास जाके आउट ऑफ द कोर्ट अपने केस को सेटल करवा लेगी। तो अब इसके रूल 2 में ये बता रखा है कि जो कोर्ट है वो ओरल एग्जामिनेशन करेगी पार्टीज का। मतलब ओरल एग्जामिनेशन मतलब कि जैसे मान लीजिए जो कोर्ट है अब उसे एक मेन फैक्टिंग इशू ढूंढना है कि इनके बीच में क्या मेन विवाद है, मेन इशू क्या है। तो अब जो कोर्ट है वो दोनों पार्टीज को कोर्ट में बुलाएगी, अब दोनों पार्टी से पूछेगी, सवाल जवाब करेगी। अब दोनों पार्टी से कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकती है अगर कोर्ट चाहे तो, जो कोर्ट को लगता है ना। अब दोनों पार्टीज को जवाब देना पड़ेगा कोर्ट को, जो क्वेश्चन पूछेगी। अब उन क्वेश्चन पूछ के ओरल एग्जामिनेशन करके जो कोर्ट है वो मेन इशू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी। ये हमारा
हमारा रूल 2 में बता रखा है ना। अब रूल 3 में बता रखा है कि जो भी सब्सटेंस निकलेगा, जो भी ओरल एग्जामिनेशन का निचोड़ निकलेगा, जो भी कोर्ट को मतलब कंक्लूजन मिलेगा, अब कोर्ट उसे रिटन में भी लिखेगी, एक रिकॉर्ड के रूप में उसे रिटन में लिखा जाएगा। कोर्ट की ड्यूटी है कि उसे दोबारा से रिटन में लिखे जो भी सब्सटेंस निकलता है, जो भी कंक्लूजन निकलता है। अब इसके रूल 4 में बता दिया कि अगर मान लीजिए जो हमारी पार्टीज है, अगर कोर्ट ने कोई उनसे कोई क्वेश्चन पूछा, जो प्लीडर्स है पार्टीज के प्लीडर्स, अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा और प्लीडर्स अगर वो जवाब नहीं दे पाते तो जो कोर्ट है वो आगे बढ़ा देगी, तारीख आगे बढ़ा देगी, है ना। कोर्ट कहती है कि जिस डेट जो फर्स्ट हियरिंग की डेट है, अगर मैंने वहां तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा, अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो 7 दिनों तक ही आपको टाइम मिलेगा, ये टाइम पीरियड, कि आप 7 दिनों के अंदर अंदर आके हमें जवाब दाखिल करिए। अदरवाइज जो कोर्ट है वो जजमेंट भी दे सकती है प्लीडर के अगेंस्ट, पार्टीज के अगेंस्ट जजमेंट भी पास कर सकती है कोर्ट, अगर उनका प्लीडर जवाब नहीं दे पाता मटेरियल क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन पूछती है। तो इसके अंदर ये बता रखा है हमें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि ऑर्डर 10 किस चीज से डील करता है, ऑर्डर 10 कब प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। देखिए दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि जब जो डिफेंडेंट है अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल कर देता है 30 दिनों के अंदर अंदर, तो उसके बाद कोर्ट फर्स्ट हियरिंग फिक्स करती है कि आपको इस डेट पे दोनों पार्टीज को अपीयर होना है। अब उस डेट पर ही हमारा ऑर्डर 10 प्ले में आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। अब जो कोर्ट है वो एग्जामिनेशन करती है पार्टीज का और मेन इशू को निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि अब कोर्ट का इसके बाद अगला स्टेप यही होता है कि वो इशूज को फ्रेम करती है कि इन पार्टीज के बीच में ये मेन विवाद है, अब हमें इनके ऊपर सोल्व करना है, और इसके ऊपर ही वो डिक्री पास करती है मेन इशूज के ऊपर। तो ये कोर्ट का स्टेप बन जाता है कि वो पहले पार्टीज को एग्जामिनेशन करके मेन इश्यूज को फाइंड आउट करे। तो ये ऑर्डर 10 में हमें इतना ही बता रखा है। अब हम बात करेंगे आगे नए ऑर्डर्स की, तो स्टे कनेक्टेड और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।